हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमने चीफ की दावत का जो मूल पाठ था उसका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इस कहानी से जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे कि इस कहानी से कौन-कौन से तथ्य जुड़े हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमने जो चीफ की दावत कहानी का जो मूल पाठ अध्ययन कर लिया है, अब हम इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे। तो हम मूल कहानी पर जाने से पहले हम इसके लेखक के बारे में बात करेंगे, यानी लेखक के बारे में क्या-क्या तथ्य इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो हम उनकी चर्चा करेंगे। तो उसमें हम भीष्म साहनी जी के बारे में देखें तो भीष्म साहनी जी हैं वो नई कहानी के कहानीकार हैं। यानी जो भीष्म साहनी जी का संबंध है वो नई नई कहानी से है। ठीक है दोस्तों, नई कहानी यानी स्वतंत्रता के बाद जो नई कहानी आंदोलन चला, भीष्म साहनी जी भी नई कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका संबंध भी नई कहानीकारों में सम्मिलित है। दोस्तों, नामवर सिंह जी ने भीष्म साहनी जी के बारे में एक कोटेशन कही है, यानी एक पंक्ति कही है, वो आप जरूर ध्यान रखना। यानी नामवर सिंह ने भीष्म साहनी की जो कहानियां हैं उनको बताते हुए कहा है कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती। यानी जब नामवर सिंह जी कहते हैं कि भीष्म साहनी की जो कहानियां हैं उनमें एक तरह आपको सादगी मिलेगी, सहजता मिलेगी, उसमें कोई ज़्यादा घुमाव नहीं मिलेगा, बिल्कुल सहज ढंग से वो अगर वो किसी कहानी को लेकर चलते हैं, अगर आप उनकी कोई भी कहानी देखिए तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत ही सहज ढंग से चलती है। ठीक है दोस्तों। तो उसी की बात करते हुए वो कहते हैं कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती। यानी जिस प्रकार प्रेमचंद जी की अगर आप कहानियों में देखेंगे तो वो जो आम पाठक है उसको भी आराम से समझ में आती है वो कहानी। यानी प्रेमचंद की आप कोई भी कहानी देख लीजिए, अगर हम प्रेमचंद की प्रसिद्धि की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी जो उनकी कला है वो उनकी शिल्प कला है। यानी उन्होंने कहानियों को कहानी में भाषा इस प्रकार रखी है कि अगर कोई आम आदमी है वो भी अगर उनकी कहानी पढ़े तो उनको उसको भी कहानी पूरी समझ में आती है, और कहानी में जो भी उन्होंने प्रेमचंद जी कहना चाह रहे हैं वो उससे वैसे ही समझ आती है। ठीक है दोस्तों, यानी विचारों का जो ब्रेक है वो उसमें नहीं रहता है। प्रेमचंद जी उस भाषा के कवि हैं जो समाज में हर तबके के लोग समझ सकते हैं। तो वही हम भीष्म साहनी जी की कहानियों में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम भीष्म साहनी जी के ही बारे में बात करें तो भीष्म साहनी जी का संबंध रावलपिंडी से था। और रावलपिंडी वह क्षेत्र था जो हमारा जब देश आज़ाद हुआ, तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो उस समय उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्वंस था, जो सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे, उसको भीष्म साहनी जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगर हम उनके साहित्य में बात करें तो हमें यह बखूबी देखने को मिल जाएगा। अगर हम उनके उपन्यास की बात करें, जो उनका बहुत ही चर्चित उपन्यास है और हिंदी साहित्य में एक महाकाव्य रूप में माना जाता है। जी हाँ, मैं तमस की बात कर रहा हूँ। तो उनके उपन्यास तमस में देख लें, उसमें आपको सांप्रदायिक जो हिंसा है वो मात्र उन्होंने 2 ढाई दिन की जो कथा कही है, वो पूरे उपन्यास में आप देख सकते हैं। या एक और इनकी जो कहानी है अमृतसर आ गया, अगर उस कहानी में देखें तो उस कहानी में भी आपको जो सांप्रदायिक हिंसा है वो देखने को मिलेगी। तो ये हम विष्णु साहनी जी के बारे में जान सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों उनके कहानी संग्रह की। एक मिनट दोस्तों। अगर हम भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह की बात करें तो उनके कहानी संग्रह इस प्रकार हैं। जो उनका पहला कहानी संग्रह है वो है भाग्य रेखा। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। किसी भी लेखक का कहानी संग्रह या कविता संग्रह या आप उपन्यास या आप कुछ भी देखिए तो उसमें किसी भी विधा में देखिए तो उनकी जो पहली रचना है उसको आप जरूर ध्यान रखिए और उसका प्रकाशन बस जरूर ध्यान रखिए। जैसे जो भीष्म साहनी जी की पहला जो कहानी संग्रह है वो भाग्य रेखा है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1953। फिर जो उनका नेक्स्ट है वो है 1957, यानी जो पहला पार्ट उनका कहानी संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। तीसरा है हमारा भटकती राख, यहाँ राख होगा दोस्तों, भटकती राख, इसका प्रकाशन वर्ष 1966 है।
फिर है हमारा पटरियाँ कहानी संग्रह, इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। फिर हमारा बाड़चू है, इसका प्रकाशन वर्ष 1978 है। फिर हमारा शोभा यात्रा है, इसका प्रकाशन वर्ष 1981। निशाचर 1983, पाली 1988, डायन 1998। यानी ये हमारे भीष्म साहनी जी के कहानी संग्रह हैं। उनमें भाग्य का 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, बाड़चू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1988, डायन 1998। तो दोस्तों ये कहानी संग्रह आप ध्यान रखना, साथ ही इनके जो प्रकाशन वर्ष हैं उनको भी आप ध्यान रखना, क्योंकि एनटीए में से आजकल वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से 4 कहानी संग्रह दे देगा और वो इनमें से कोई से भी 4 संग्रह उठा लेगा और पूछ देगा कि इनको आप प्रकाशन वर्ष के क्रम से लगाइए। तो इस वजह से हमें ये सब ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब तक ये तो हमने लेखक के बारे में जाना, भीष्म साहनी जी के बारे में जाना। अब हम अपनी कहानी पर आते हैं, जो हमारी कहानी है चीफ की दावत। अब हम इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करें तो ये पहला है, पहले पॉइंट की हम बात करेंगे कि यह कहानी पहला पाठ 1957 कहानी संग्रह में संकलित है। यानी जो उनका पहला पाठ कहानी संग्रह है, जो उनका दूसरा कहानी संग्रह है पहला पाठ, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है, ये कहानी इसी में संग्रह है। यानी जो चीफ की दावत कहानी है, इसका जो संग्रह है वो पहला पाठ कहानी संग्रह में है, जिसका प्रकाशन 1957 है, जिसमें कुल 15 कहानियों का संकलन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी इस कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं, तो इसमें 15 कहानियां संकलित हैं। दूसरा पॉइंट है इस कहानी के बारे में कि मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी का नायक सामनाथ है, जिसके चीफ उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान वो अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उनकी खुशामद करने लगता है। यानी जैसे ही हम इस पॉइंट में बताया गया है कि जो हमारी कहानी है चीफ की दावत, ये जो मध्य वर्ग में जो खोखलापन है, जो झूठी भावना है, जो उच्च बनने की जो झूठी भावना है, उसको दिखाया गया है। और उसमें साथ ही इसमें जो नई पीढ़ी है उसके मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है कि एक बेटा ये जिसे उसकी माँ ने पाला परोसा और उसको सब कुछ किया, उसे नौकरी में लगाया, और लेकिन अंत में आते ही जब वो बेटा काबिल होता है तो फिर वही बेटा अपनी माँ को बिल्कुल व्यर्थ समझता है और उन्हें किसी काम का नहीं समझता। ठीक है दोस्तों, तो उसी की ओर इस कहानी में बताया गया है कि मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। और जो कहानी का जो नायक है वो हमारे सामनाथ हैं, जो हम अभी देखेंगे। हमने कहानी की जो भी कथा है वो तो हमने उसमें पढ़ ही ली है। अब हम नेक्स्ट बात करें कि इस कहानी में जो मुख्य रूप से जो बात कही गई है, जो उसका चीफ है जब वो आता है, जब वो उसकी माँ से मिलता है, तो वो जब पूछता है सामनाथ से कि अगर पंजाब के गांव में जो महिला हैं उनकी दस्तकारी क्या है, यानी वो हाथों से गांव में ऐसा क्या बनाती हैं, तो वो क्या है, वो है फुलकारी। ठीक है दोस्तों, फुलकारी है। जो जो सामनाथ है यानी जो कहानी का नायक है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आप फुलकारी बना देना। फिर वो अंत में चीफ भी कहता है कि ठीक है, आप हमारे एक जो फुलकारी है वो हमें बनवा के देना। और सामनाथ भी अपनी माँ से इस बात को विवश करते हैं कि माँ बना देना। तो वो क्या है कि पंजाब के गांव की दस्तकारी जो है वो क्या है, वो फुलकारी है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम बात करें पात्र परिचय की। तो इस कहानी के हम पात्र परिचय की बात करें तो इस कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं है। दरअसल हम अगर नई कहानियों की बात करें तो इनमें विश्लेषण ज़्यादा मिलेगा हमें बजाय पात्रों की संख्या के। जहाँ हमें जो पुरानी कहानियाँ हैं उनमें हमें पात्रों की अधिकता देखने को मिलेगी, लेकिन जब नई कहानी का दौर आया तो इसमें जो मूल्य है वो कहानी के बदल दिए गए। इसमें हमें पात्र कमी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पात्रों से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो पहला पात्र हमारे सामनाथ हैं, यानी जो कहानी का नायक है, मध्यवर्गीय आदमी है, पदोन्नति के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, यानी पदोन्नति के लिए उसके जो चीफ है उसको, जो अपना बॉस है उसको प्रसन्न करना चाहता है और उसे अपने घर पर पार्टी देता है। फिर है उसकी बूढ़ी माँ, यानी सामनाथ की जो बूढ़ी माँ है वो खड़ाऊँ पहनती हैं और फुलकारी बनाती हैं। अंत में जब चीफ को कहता है तब वो फुलकारी उन्हें बनाती हैं और एक गीत भी सुनाती हैं चीफ को। सामनाथ की पत्नी है, जिनका विशेष काम नहीं है, वो सिर्फ सामनाथ का ही साथ देती हैं, उन्हीं के कहे में चलती हैं। नेक्स्ट है चीफ।
ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो सामनाथ का बॉस है एक अमेरिकी है, यानी जो उसका चीफ है वो कहाँ का है, तो वो एक अमेरिका का है। ठीक है दोस्तों, यानी जो चीफ सामनाथ के घर पे आता है, जो उसका बॉस है, तो वो कहाँ का है, तो वो अमेरिका का है। जो आदर्शवादी और शिष्टाचारी व्यक्ति है, यानी जो जब चीफ के साथ अन्य महिलाएं आई थी, तो जब चीफ यानी उसका बॉस जब उसकी माँ से मिला था, तो उसकी माँ को थोड़ा झिझक हो रही थी, वो थोड़ा झिझक रही थी उनसे बात करने में। तो अन्य जो स्त्रियाँ थीं वो हँस रही थीं, वो हास्य का विषय बना रही थीं उनकी माँ को। लेकिन जो चीफ आया था उसने बहुत ही आदर्श से और शिष्टाचार से उनकी माँ से बात की, और बिल्कुल सही से उन्होंने उनके सामने पेश आया था। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट इसके प्रमुख उद्धरण की बात करें, तो इसकी जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं वो इस प्रकार हैं कि घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई कि माँ का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पंक्ति हमने देखी थी। नेक्स्ट है, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो। नेक्स्ट है कि अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना। नेक्स्ट पंक्ति हमारी, और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, नहीं वो खड़ाऊं पहनने को पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। ये सामनाथ कहते हैं अपनी माँ से। फिर नेक्स्ट है कि 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़ी विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगें लटकाए बैठी ही रहीं। यानी ये पंक्तियाँ किसके बारे में हैं, तो ये पंक्तियाँ जो सामनाथ हैं उनकी माँ के बारे में हैं। नेक्स्ट पंक्ति है हमारी कि सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नेक्स्ट है हमारी कि नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो, मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। नेक्स्ट है हमारा कि तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, साहब से तुम्हारे सामने फुलकारी देने का इकरार किया है। यानी जब सामनाथ कहते हैं, जब जब उनकी माँ कहती हैं कि बेटा अब तुम मुझे हरिद्वार भेज भेज दो, अब मेरा जो खाना पहनना था वो मैंने कर लिया, अब कुछ दिन में भगवान का भजन करना चाहती हूँ। तो फिर सामनाथ कहते हैं कि क्यों तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को पाल नहीं सकता या पास नहीं रख सकता। तब अंत में फिर जब वो कहता है, तो फिर सामनाथ कहते हैं कि ठीक है तुम जा तो रही हो, पर तुमने जो जो मेरे जो बॉस हैं उनसे वादा किया था कि फुलकारी बनाओगी, साहब से वादा किया था फुलकारी बनाओगी, तो फिर उसका क्या। फिर नेक्स्ट पंक्ति हमारी, मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। जब माँ कहती हैं। नेक्स्ट है, माँ तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, कैसे बन पड़ेगा बना दूंगी, जैसे भी बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ आप जरूर ध्यान रखना, इनमें से कोई भी पंक्ति पूछी जा सकती है और बोल देगा कि ये कौन सी कहानी से है, तो ज़रूर आप ध्यान रखना। तो जो भी इस कहानी से जुड़े हुए तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी से जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।